बाजार में जो आप सब्जियां देखते हैं या फिर शोरूम में खड़ी कार या जो कपड़े आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सबके पीछे जो है बैकबोन एक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का है। यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी एफिशिएंटली पहुंचाया जाता है, इसके ऊपर ये इंडस्ट्री वर्क करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर इंडिया के अंदर यानी कंट्री के विद इन डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जहां मैन्युफैक्चरर हो रहा है सामान, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और फाइनली एंड कस्टमर तक कितनी जल्दी सामान पहुंचेगा, ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स कितना एफिशिएंट है, कितनी अच्छे से रिसोर्सेज की प्लानिंग की गई है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अपने आप में इंडस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया की बात करें तो 160 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर आप अगर झांक के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 गवर्नमेंट पार्टनर एजेंसीज, 36 लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, 129 इनलैंड कंटेनर डिपो, 168 फ्राइट स्टेशंस जो कंटेनर फ्राइट स्टेशंस होते हैं, और कई सारे इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हैं। समझिए मतलब कितनी ज्यादा एजेंसीज, कितनी ज्यादा डिपार्टमेंट इसमें इंटरलिंक्ड हैं और ये कितना कॉम्प्लिकेट करता है पूरे इस सिस्टम को। बड़े बड़े ट्रक्स, शिप्स, प्लेन्स, ट्रेन्स सब इन्वॉल्व है इस पूरे सिस्टम की प्रणाली में, और अगर इसको आप एफिशिएंट नहीं करते तो आपको कॉस्ट वो बियर करनी पड़ती है। इंडिया की बात करें, जैसे हमने बात करी कि 160 बिलियन की जो ये इंडस्ट्री है, अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 100 रुपए का खर्चा आता है, तो उसमें से 12 रुपए जो है कस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो एलाइड खर्चे हैं उसमें चला जाता है। तो इतना ज्यादा खर्चा सिर्फ पेपर वर्क और इन सब चीजों में जा रहा है। तो एक नीड है कि इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया जाए, एक ऐसी पॉलिसी लेके आई जाए जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करे इस तरीके से कि ये जो कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, फाइनली एंड कस्टमर पे कर रहा है और फिर एज अ कंट्री पूरे जो सिस्टम है वो पे कर रहा है, उसको कम किया जाए। तो इसी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले सैटरडे को नई लॉजिस्टिक्स प्लान जो है इंडिया का, उसको अनवील किया, जिसका एम है जो अभी 13 से 14% जो हमारी लॉजिस्टिक्स की जीडीपी की जो 13 से 14% कॉस्ट है, उसको 8% तक लाने के लिए, यानी कि सिर्फ 8% जीडीपी की जो है कॉस्ट लॉजिस्टिक में जाए। ये इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड इसको अचीव करना चाहते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और क्या इसकी इंट्रिकेसीज हैं, कितना इससे इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या हमारी कंट्री को इससे मदद मिलेगी आगे सक्सेसफुली ग्रो करने में। तो इसके बारे में जानेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब करें द कैप्टन्स पॉडकास्ट को और चलिए जानते हैं क्या है ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और क्या है इसकी इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहली बात, ये वर्क कैसे करेगा। अब आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी सिस्टम या प्रोसेस इंप्रूव करना होता है तो आप उसमें टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, डिजिटलाइजेशन की मदद करते हैं। तो सेम चीज यहां पे एडवोकेट की गई है कि आप जो है सारे जो इंटरलिंक्ड डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की एक कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बहुत ही स्मूथली हो सके और रियल टाइम में हो सके। तो इन सबको आप समझ सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द लॉजिस्टिक्स नीड, आपको एक प्लेटफॉर्म इजाद किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है ट्रैकिंग का, कि एक ट्रक यहां से चलता है, फैक्ट्री पहुंचता है, पता चलता है कि सामान तो अभी रेडी नहीं है, तो ये चीज बचाई जा सकती है। क्योंकि अगर आप रियल टाइम में अपडेट दे सके कि हाँ भाई माल रेडी है, आप आ सकते हैं, अगर ये चीज हम पहले ही ट्रैक कर सकें तो उससे कितना रिसोर्सेज बचेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए शिप आती है कार्गो पोर्ट पे, वहां पे सामान कब उतरना है, किसने उतारना है, वो अगर वहां पे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो वैल्यूएबल टाइम है
और वैल्यूएबल रिसोर्स है जो वेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि इंफॉर्मेशन टाइम से शेयर नहीं हो पाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब रियल टाइम में शेयर होगी बिटवीन ऑल कंसर्न्ड पार्टीज, तो ये बहुत मदद करेगा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में। तो सीधा सीधा इसका क्या असर होता है कि इनएफिशिएंसीज को आप रिमूव करते हैं तो सीधा सीधा आपकी पैसे की बचत होती है। रिसोर्सेज आप ऑप्टिममी यूटिलाइजेशन करते हैं तो सीधा सीधा पैसा आपका बचता है। और दूसरा है पेपर वर्क का क्लियरेंस। अभी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, और आपस में एजेंसीज मिनिस्ट्रीज में यही चलता रहता है। लेकिन जब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो आप तुरंत उसको देख के एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, रियल टाइम में हर एजेंसी उसको मॉनिटर कर सकती है। तो ये पेपर वर्क का क्लियरेंस जो है तुरंत हो जाता है। और इसके अलावा बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क खड़े करने की भी बात है कि आप अपने वेयर हाउसेज वहां पे सेटअप कीजिए और आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि वहां पे कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, एडवांस में बुक कर सकते हैं, और अगर आप यूज नहीं करें तो कोई और उसको यूज कर सकता है। और ये जगह जगह पे बनाए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप अपना माल वहां पे स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी मिल जाती है आप उसको वहां से मूव कर सकते हैं आगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो इसी पे मोदी जी ने बोला कि मैं चाहता हूं कि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम जो है चीता की स्पीड पे चले। तो समझ रहे हैं ना आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं, जो इन्होंने अभी चीता रिलीज किए थे तो वो उनके टॉप ऑफ द माइंड रहा होगा। तो उसी की वजह से बोले हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो चीता की तरह चले। समझ रहे हो आप? लेकिन अगर हम इसको नजदीकी से देखें, इस पेचीदे पूरे सिस्टम को, और एनालाइज करें तो पिछले 5 सालों में हम 15 लाख करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं, 15 लाख करोड़ खर्च कर चुके हैं, पंप कर चुके हैं टू इंप्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन सबको इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। और फिर खाली डिजिटलाइजेशन से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है कि नहीं, ये देखते हैं एक बार। अगर आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कितना भी डिजिटलाइजेशन कर लें उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम बात करें भारतमाला प्रोजेक्ट की, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। एम था कि मैसिव हाईवेज के नेटवर्क को खड़ा किया जाए इंडिया में, लेकिन इसकी डेडलाइन थी 2022 और अभी इसकी एक्सटेंड करके डेडलाइन कर गई है 2028, यानी कि 2028 में जाके अब ये शायद रेडी होगा। 6 साल का डिले है। अभी जो है ये सिर्फ 23% ही कंप्लीट हो पाया है, और जो अगर कॉस्ट की बात करें तो वो 100% बढ़ चुकी है, मतलब 23% ही बढ़ा है और एस्टिमेट जो है वो 100%, 100% से बढ़ चुका है। और अगर इसके बाद हम बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट की, सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या एम था कि इनलैंड वाटरवेज जो है उनको डेवलप करना, पोर्ट्स जितने हैं हमारे उनको मॉडर्नाइज करना। तो पाइपलाइन में कुछ 802 प्रोजेक्ट्स थे और जिनको इन्हें 2035 तक कंप्लीट करना है, जिसमें से सिर्फ 181 प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, बाकी पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और 2035 की डेडलाइन भी मुझे लगता है फिर एक्सटेंड होगी। और कनेक्टिविटी टू पोर्ट का भी इश्यू है। 98 रोड टू पोर्ट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स थे पाइपलाइन में, और उसमें से सिर्फ 13 पे ही काम कंप्लीट हुआ है। तो मतलब लॉन्ग रनवे टू ग्रोथ है। जो हम पॉलिसी और प्लान डिसाइड करते हैं उस पे एक्शन कहीं फीका नजर आता है। अब ये इतना स्लोली काम क्यों हो रहा है, आप भी सोच रहे होंगे। बिकॉज इसमें क्या है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, और जब मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो काम बहुत ही स्लो हो जाता है। वो आपस में ना तो ढंग से कोऑर्डिनेट करती हैं और ना ही वहां कोई कॉमन एक अचीवमेंट का पर्पस या गोल उनको सेटिस्फाई कर पाता है कि वो उस पर मेहनत से काम करे। और अगर हम रेलवेज की बात करें, जिसमें डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर की बात करते हैं, डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर जो है 2006 में इसकी शुरुआत करी थी कि ये सोचा गया था कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है कंट्री की, वहां पे पूरी एक डेडिकेटेड कार्गो के लिए फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा रेलवेज का, जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे से सीधे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वहां पे एवरेज रखी जाएगी।
और जो एम था कि फ्राइट कैपेसिटी जो है उसको डबल करके 13,000 टन तक लेके जाया जाए। लेकिन हुआ क्या, जो ईस्टर्न से वेस्टर्न डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर है वो कई बार 5 बार टू बी प्रिसाइज डेडलाइन एक्सटेंड होके, जिसकी इनिशियल डेडलाइन 2017 थी, अब ये होप है कि 2024 तक शायद कंप्लीट हो जाए। इस डिले की कॉस्ट आप जानते हैं कितनी है? जो पहले एस्टिमेट 28,000 करोड़ का था वो अब बढ़ के 1.24 लाख करोड़ बन चुका है। ये सब डिले की वजह से। और यहां पे फाइनली एक चीज और ध्यान देने वाली है, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब कि हमारे यहां बाई रोड ट्रांसपोर्ट पे काफी जोर रहता है। इनफैक्ट 65% ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बाई रोड होती है, बाकी जो है रेल और शिप से जो होती है वो सिर्फ 35% है। और ग्लोबली अगर बात करें तो ये जो रोड बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ 25% होती है। और बाई रोड ट्रांसफर करना हमेशा एक्सपेंसिव होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2.2 पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है बाई रोड। वहीं अगर आप रेलवे से करते हैं तो 1.4 रुपीज पर किलोमीटर पर टन की कॉस्ट आती है। और अगर आप वाटरवेज की बात करें तो सिर्फ 0.7 रुपीज पर किलोमीटर पर टन की कॉस्ट आती है। तो समझ में आता है कि अगर आप बाई रोड करें तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा। और हमारे यहाँ 65% जो है बाई रोड किया जाता है इन कंपैरिजन टू ग्लोबली जो सिर्फ 25% है। तो हाँ, हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज की। वेलकम इंट्रोडक्शन है, लेकिन कितना कारगर होगा, कहीं ये पुराने प्रोजेक्ट्स की तरह ऐसे डिले नहीं होता रहेगा। और होप तो है कि लगता है शायद ऑन ग्राउंड चीजें इंप्रूव होंगी। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है और किस तरह से हमारी कंट्री बेटर कर सकती है लॉजिस्टिक्स में? क्या ये पॉलिसी कारगर साबित होगी कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।